नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं गाइज आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने कृषि टॉपिक को शुरू किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को देखा जहां से प्रश्न आने की संभावना है ना। उसके बाद उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये हम लोग बात कर चुके थे कि मनुष्य के द्वारा संसाधनों के लिए भोजन जुटाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही कहीं ना कहीं कृषि के अंतर्गत आ रहे हैं। कृषि के अंतर्गत केवल खेती ही नहीं आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, इसमें पशुपालन भी है, बागबानी भी है, मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है। ये सारी चीजें मिला के कहीं ना कहीं कृषि के अंतर्गत काउंट की जाती हैं, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि कृषि का ये आपने देखा था कि आजीविका का प्राथमिक क्षेत्र ये माना जाता है। और कृषि विज्ञान के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात की थी कि विज्ञान किसको कहा जा रहा है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। तो कृषि विज्ञान के संदर्भ में जो भी क्रमबद्ध ज्ञान होगा यानी फसलों के उत्पादन से संबंधित कहाँ पे, भूमि पर, कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। वहीं कृषि के संदर्भ में आप लोगों ने डेफिनेशन भी लिखी थी, हम उसके ऊपर बात कर चुके थे। विज्ञान की, कृषि विज्ञान की कुछ शाखाओं के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, जहाँ पे सस्य विज्ञान, मैंने आपको बताया था सस्य का मतलब कृषि भी होता है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर चुके थे। उसके बाद कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान और मृदा संरक्षण विज्ञान, इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। देखिए, जब आप लोग ये क्लास देखिएगा तो आपको बताएं गाइस कि ऐसा नहीं करना है कि आगे की क्लास आप पहले देखें, शुरुआत से शुरू करना है और धैर्यपूर्वक शुरू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो मृदा टॉपिक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो मृदा टॉपिक आप लोगों का फेवरेट है तो पहले उसको कवर करें, नहीं, सिक्वेंसली इसको करिएगा जिस तरीके से क्लास आपके लिए ली जा रही है, ठीक है। चलिए अगला, अब हमें यहां से समझना है गाइस कृषि अभियंत्रण। अब कृषि अभियंत्रण क्या होता है? कृषि अभियंत्रण का मतलब है कि कृषि के प्रयोग के लिए जो भी उपकरण, जो भी यंत्र हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसका मतलब होता है कृषि यंत्र। इसके ऊपर ही हमें लेक्चर लेना है, इसको हम अलग से समझेंगे कि कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से यंत्र हैं, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं, थ्रेसर। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं, थ्रेसर। आपने देखा होगा थ्रेसर क्या होता है, जब धान को भूसी से, उसके धान के छिलके से अलग किया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने गांव देहात में। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ था कि थ्रेसर अगर तेजी से चल रहा है तो क्या होगा, यानी फसलों का नुकसान होगा, चावल जो है वो भी कहीं ना कहीं भूसी के साथ पिस के उड़ के बाहर आ जाएंगे। तो थ्रेसर से संबंधित एक प्रश्न था और ये कहीं ना कहीं एक कृषि अभियंत्रण है, कृषि उपकरण है। तो आप लिखेंगे इसमें कृषि अभियंत्रण में कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या यंत्र का एक क्रमबद्ध अध्ययन। अब कृषि उपकरण कौन कौन से हैं इसके ऊपर मैं आप लोगों से अलग से लेक्चर में बात कर रहा हूँगा और उनके हम लोग इमेज भी देखेंगे, फोटो भी देखेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। जैसे थ्रेसर है, भले ही आप नाम से ना परिचित हो, गांव देहात में तो यही बोल देते हैं धान मतलब चावल को अलग करने वाली मशीन आ गई, है ना, लेकिन उसका नाम है थ्रेसर। तो आपको ध्यान रखना है, उपकरण है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन कृषि अभियंत्रण कहलाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर हम लोग अगर बात करें कि पादप देहिकी क्या होता है, तो पेड़ पौधों की विभिन्न भाग की संरचना का क्रमबद्ध अध्ययन। पेड़ पौधे के जो भी भाग हैं उसका अगर एक सीक्वेंसली क्रमबद्ध अध्ययन किया जा रहा है तो वो पादप देहिकी कहलाएगा, यानी पादप के जो देह हैं, चाहे पत्ती है, तना है, जड़ है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं तो पादप देहिकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई टहनी हम लोगों ने, ये कोई टहनी है और ये हम लोगों ने तोड़ ली। अब ये जो टहनी का मुंह देख पा रहे हो आप लोग, अब इसमें आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से छल्ले बने होते हैं, है ना। यानी किसी भी पेड़ की उम्र का अगर हमें पता लगाना है तो हम लोग उसके छल्लों को गिन के उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। एक बार मैं इसको सामने बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ये छल्ले देखने को मिलते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ नीचे आप लोग मेंशन करेंगे कि पौधों की उम्र का या पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट करेंगे, पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए उसके छल्लों को गिना जाता है,
उसके छल्लों को गिना जाता है। अब आप और हम नहीं गिन पाएंगे, इतने सूक्ष्म छल्ले होते हैं, आप और हम मिलके उसको नहीं गिन सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पादपदेहिकी के अंतर्गत आएगा। पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए यहाँ पे ये प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके छल्लों को गिन ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं मृदा विज्ञान। अब देखिए मृदा विज्ञान क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए मृदा विज्ञान क्या है, जाहिर सी बात है कि मृदा में जो भी पोषक तत्व अवेलेबल हैं, जिसके लिए हमने देखा था सरकार ने स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना लॉन्च की थी, उसी से संबंधित कहना कहीं प्रश्न है, उसी संबंधित कहना कहीं पॉइंट है मृदा विज्ञान। यानी मृदा में आवश्यक तत्वों की आवश्यकता का एक क्रमबद्ध अध्ययन। भाई नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, ये कितनी मात्रा में है, कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे कि मृदा में अधिकांश ह्यूमस की मात्रा का अभाव रहता है। ह्यूमस की मात्रा का अभाव रहता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किसका अभाव रहता है? ह्यूमस की मात्रा का अभाव होता है। और ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधों के सड़े गले अंश, इनको हम लोग ह्यूमस के नाम से जान रहे हैं। और मृदा में अधिकांश इसका अभाव देखने को मिलता है। और मृदा विज्ञान का संबंध क्या है कि मृदा के अंदर जो भी आवश्यक तत्व हैं, उनकी आवश्यकता कितनी है, उसके क्रम में उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपका मृदा विज्ञान के रूप में सामने आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे कृषि के प्रकार। एक हेडलाइन दीजिएगा, कृषि के प्रकार। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरीके का प्रश्न यहां से आता है, उसके ऊपर हम लोगों को समझना है एक एक करके। तो सबसे पहला हेडलाइन देंगे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। ये आप लोग लिखेंगे इसके अंतर्गत, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। अब जरा एक चीज समझिए, पहले क्या होता था कि कृषि के प्रकार में सबसे प्राचीन कृषि का प्रकार वो यही है, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। नाम से पता लग रहा है झूम, है ना। तो लोग क्या करते थे, झूम के इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं और जो भी वन्य जीव जो भी है, लकड़ियां हैं, उनको जलाते हैं। उससे जलाने के बाद खेत टाइप बन जाता है ना। ये पेड़ पौधे थे, इनको जला दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे खेत की जगह बन गई। तो अब यहाँ पे वो कृषि कर रहे हैं, है ना। इसको काटो जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बोला? काटो जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब एक चीज समझिए कि अगर ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा तो जाहिर सी बात है जितने भी वन हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका ह्रास होगा, है ना। जितने वन्य जीव हैं उनका ह्रास होगा। तो वर्तमान में ये काटो जलाओ नीति या झूम कृषि प्रतिबंध कर दी गई है, बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न कैसे रहता है कि कृषि का एक प्रकार है, ऑप्शन देखने को मिलेंगे झूम। तो झूम आपको पहचान लेना है, कृषि का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अब इसमें एक एक पॉइंट लिखेंगे कि सबसे प्राचीन कृषि का नाम स्थानांतरित कृषि है या झूम कृषि है। सबसे प्राचीन प्रकार इसका ये देखने को मिलता है, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। ठीक है, अब आपने देखा कि इस कृषि के अंतर्गत जंगल के किसी हिस्से में पेड़ पौधों इत्यादि को काटकर उसी स्थान पर जला दिया जाता है। उसी स्थान पर जला देंगे और जो जले हुए शेष अवशेष बचेंगे वो कहीं ना कहीं खाद का काम भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का नुकसान तो हो ही रहा है, उनका ह्रास तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, उनको काटकर उसी स्थान पे जला दिया जाता है और यह राख खाद का कार्य भी करती है। झूम या स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है। अब लिखेंगे इसमें, इस कृषि में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और पैदावार जब कम होने लगती है तो उसे कई वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब पैदावार कम होगी तो उस स्थान को छोड़ेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहां पे फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, वनों को काटेंगे, जलाएंगे और फिर खेती करेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए, इसमें खेतों की जुताई नहीं की जाती। देखिए ये जो पॉइंट है ना, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि आपके पास दो तरीके के प्रश्न होंगे। एक होगा MCQ, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक होगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना, फैक्चुअल। और एक रहेगा MQQ, एक रहेगा MQQ, मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन। अब ये क्या है, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न का नेचर बदल जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि कृषि का एक प्रकार कौन सा है, तो झूम आप जानते हैं। अब जो MQQ रहेगा, कैसे रहेगा कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, और विचार क्या करना होगा, कौन सा सही नहीं है। तो वहां पे आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि भाई एक से अधिक फसलें नहीं उगाई जाती हैं, तो आपको पकड़ लेना भाई एक से अधिक फसल तो उगाई जाती है। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें खेतों की जुताई की जाती है, खेतों की जुताई नहीं होती है ना, तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। अभी जो परीक्षा हुई थी लेखपाल, राजस्व लेखपाल की, उसमें ये प्रश्न थे सारे के सारे, है ना, लेकिन वो परीक्षा कहीं ना कहीं 2015 में हुई थी और अब चल रहा है 2022। 7 साल का डिफरेंस है और प्रश्नों का नेचर बदलना स्वाभाविक है। ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं और ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, तो यानी दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आइए, अगला है झूम कृषि के बाद स्थानबद्ध कृषि। अब स्थानबद्ध से समझ में आ रहा है कि उसी स्थान पे बद्ध होकर वहीं पे कृषि करना, है ना। तो अब यहाँ पे जरा समझेंगे कि स्थानबद्ध कृषि, हेडलाइन देंगे आप लोग, यानी यह वह कृषि है जिसमें एक ही स्थान पर कृषि का कार्य लगातार किया जाता है। जैसे आप लोग के गांव में जो आपके खुद के खेत हैं, आप देखते हैं, वो स्थानबद्ध कृषि का उदाहरण है। यानी आप देखते हैं कि निरंतर रूप से उसमें फसल बोई जाती है, काटी जाती है, फिर बो दी जाती है ना। तो यानी स्थानबद्ध कृषि वह कृषि जिसमें एक ही स्थान पर कृषि का कार्य लगातार हो रहा है, अर्थात कृषि के लिए मृदा में आवश्यक पोषक तत्व ही की लगातार पूर्ति की जाती है और कृषि की निरंतरता बनी रहती है। आपने देखा होगा खाद वगैरह का भी छिड़काव उसमें किया जाता है, समय समय पे सिंचाई की जा रही है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। और एक काम और किया जाता है जो आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही फसल बार बार बोई जा रही है, मौसम के अनुसार और प्राकृतिक वातावरण के अनुसार फसलों को चेंज किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता उसमें बनी रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्थानबद्ध कृषि का संबंध किससे है कि एक ही स्थान पे कृषि का लगातार किया जाना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसको। अगला लिखेंगे जीविका कृषि। अब जीविका कृषि का मतलब क्या होता है भाई, स्थानबद्ध तो हो गया कि एक जगह पे एक ही लगातार खेती की जा रही है, झूम कृषि बदल बदल के खेती की जा रही है। जीविका कृषि, जीविका मतलब अपने खुद के खाने के लिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने एक निश्चित क्षेत्र में जो भी पैदावार कर रहा है वो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा है, उसको हम लोग जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें खेती करने वाले कृषक जो हैं अपने और परिवार की आजीविका के लिए आवश्यक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। जो भी व्यक्ति होगा अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, उनकी आजीविका चलाने के लिए कृषि का, खेती का कर रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य स्वयं का और परिवार का भरण पोषण करना होता है, बस स्वयं का और परिवार का भरण पोषण करना होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। एक अधिनियम जो रहा आवश्यक वस्तु अधिनियम, अभी चर्चा में चल रहा है, वहाँ पे एसेंशियल वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनमें कुछ फेरबदल किया गया है। लेकिन प्रश्न क्या आ सकता है कि किस वस्तु को नहीं हटाया गया है। एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आप लोग मेंशन करके लिखेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में समय समय पर वस्तुओं में फेरबदल किया जाता है और हाल ही में इसमें गुड़ और चीनी को यथास्थिति बनाए रखा हुआ है, यानी गुड़ और चीनी को नहीं हटाया गया है,
नहीं हटाया गया है। वैसे कई वस्तुओं को हटा दिया गया है, जैसे आप लोग देखते होंगे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, और भी जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो उसमें मेंशन रहती हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं। और इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि कोई अगर उसको क्वांटिटी से ज़्यादा अपने गोदाम में बचा के रखेगा तो उस पर दंडनीय अपराध भी चलाया जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में गुड़ और चीनी को बनाया गया है, उसको हटाया नहीं गया, ध्यान रखना है। और जीविका कृषि के अंतर्गत कृषक जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए आवश्यक खाद्यान्न का उत्पादन करेगा, अपना और स्वयं का और परिवार का भरण पोषण करेगा उसके अंतर्गत, ठीक है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है मिश्रित कृषि। अभी तक जो आपने देखा उसमें केवल खेती की जा रही है। अब मिश्रित कृषि का मतलब क्या है, इसको हमने बिल्कुल सिक्वेंसली रखा है, तो सिक्वेंसली समझेंगे आप लोग। मिश्रित कृषि का मतलब क्या है कि देखिए, जब किसान अपने खेत में खेती कर रहा है और उसके साथ साथ पशुपालन भी कर रहा है, वो मिश्रित कृषि का उदाहरण है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब कृषक के द्वारा खेती करने के साथ साथ अन्य सहायक क्रियाकलाप किए जाते हैं जो कृषि से संबंधित हों, उसके साथ ही करना, ये आपका मिश्रित कृषि कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि कृषि का मतलब खेती करना नहीं है, कृषि का मतलब केवल खेती करना ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि जब कृषक द्वारा खेती करने के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप यानी जो कृषि से संबंधित हैं उनको करता है तो वो मिश्रित कृषि कहलाता है ना। अब देखिए, जैसे फसल उगा रहा है, खेती हो रही है, इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, कीट पालन जिसको कुक्कुट पालन कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें करेगा। और बागबानी कर सकता है। कई उदाहरण बन सकते हैं। बागबानी यानी जहाँ पे पेड़ पौधों को उगा के एक बना रहा है, पेड़ पौधों को बेच रहा है, नर्सरी जैसा आप देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कृषि का ही प्रकार है, ठीक है। तो अगर इन सारे क्रियाकलापों को वो करता है तब आपका वो मिश्रित कृषि कहलाएगा। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न देखिए क्या आता है, वो मैं आपको बताऊं कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, ये क्या कहलाता है, तो आप मेंशन करेंगे मिश्रित कृषि। शॉर्ट में एक लाइन चाहे तो ये लिख सकते हैं और पूरी डेफिनेशन और उदाहरण के साथ में आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए यहाँ पे कृषि के प्रकार में जैसे आपने देखा होगा कुछ कल्चर से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, जैसे एपीकल्चर, वॉर्मिकल्चर, सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर मैंने नाम लिया ये आपके एग्जाम में देखने को आया है ना। और कौन से प्रकार यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। शॉर्ट में फैक्चुअल पॉइंट बनेगा, शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे आप लोग। जैसे पहला पॉइंट है एपीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट गाइस ये भी आपका कृषि का ही प्रकार है। तो अब एपीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, मधुमक्खी का पालन और शहद उत्पादन। यहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है ताकि उनसे शहद प्राप्त करके उसको व्यापारिक दृष्टि से उसका लाभ लिया जा सके। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी और शहद उत्पादन इसके अंतर्गत होता है। प्रश्न किस रूप में रहेगा जरा ये समझिए कि एपीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपको पहचान लेना है कि एपीकल्चर यानी जहाँ पे मधुमक्खी पाली जा रही है और शहद उत्पादन हो रहा है। अगला देखिए ऑर्लीकल्चर। ऑर्लीकल्चर ये वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में ये पॉइंट पूछा गया था, ऑर्लीकल्चर का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है विशेष प्रकार की झाड़ियों और वृक्षों की कृषि। विशेष प्रकार की झाड़ियां हैं और वृक्षों की जो कृषि की जा रही है उसका संबंध ऑर्लीकल्चर से है, ठीक है। अगला देखेंगे फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर यानी व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फूलों की कृषि। एक सेकेंड, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फूलों की कृषि, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे फ्लोरीकल्चर। भाई नाम से पता लग रहा है फ्लावर है ना, फ्लोरीकल्चर यहाँ पे आ जाएगा। अब कल्चर लिखा हो, विज्ञान लिखा हो, लॉजी लिखा हो, ग्राफी लिखा हो अंत में, तो कहीं ना कहीं अध्ययन कहलाते हैं। जैसे जियोग्राफी यानी कहीं ना कहीं पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन। कल्चर, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी या शहद का उत्पादन। लॉजी, कई सारे शब्द जो अगर पीछे लगे हुए हैं तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं अध्ययन से संबंधित बात हो रही है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है गाइस,
जितने महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो हमने रखे हुए हैं, उनको आप लोगों को समझना है, बार बार उनको देखते रहना है, याद रखना है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है गाइस, फलों के उत्पादन की कृषि से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे रसदार फल हो गए, कोई भी और आम हो गया, कोई भी फल है, तो अगर उनका उत्पादन हो रहा है तो वो सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी जैसा आपने फ्लोरिकल्चर देखा फूलों के उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन से। ठीक है, अगला आता है हॉर्सिकल्चर। हॉर्सिकल्चर में क्या है कि जब यातायात या सामान ढोने के लिए आवश्यक पशु का पालन किया जाता है तब उसे हॉर्सिकल्चर कहते हैं। हॉर्सिकल्चर से आप याद रखेंगे हॉर्स, घोड़ा, तो ऐसे याद रखिएगा घोड़े से हम सामान ढोते हैं, भाई टांगा ढोना है, किसी व्यक्ति को ढोना है, तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग। हॉर्सिकल्चर यानी यातायात या सामान ढोने के लिए जब पशु का पालन किया जा रहा है तब हॉर्सिकल्चर के अंतर्गत आएगा, जैसे घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, बैल, ऊंट। अब हो सकता है आप में से किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो कि भाई हम ये सारे पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम तो कृषि के प्रकार के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने आपको जैसे कि बताया कृषि का मतलब खेती नहीं है, कृषि का मतलब है पशुपालन भी है, बागबानी भी है, तो वो सब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत है, आपको ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्स से याद रखेंगे, जब यातायात सामान ढोने के लिए पशुपालन हो रहा है, जहाँ पे घोड़ा, बैल, खच्चर, ऊंट, इन सबको, गधा, इन सबको पाला जाता है, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट देखें, मेरीकल्चर। मेरीकल्चर अब व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जमीन पर फैलने वाली कृषि। व्यापारिक दृष्टि से मेरीकल्चर कैसे याद रखेंगे कि भाई मेरी जमीन है ना, मेरी जमीन, खुद की जमीन, उसमें अगर मैं कृषि को फैला रहा हूं तो वो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जमीन है मेरे लिए, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। यानी उस पर फैलाकर होने वाली कृषि का संबंध किससे है, मेरीकल्चर। ऐसे आप लोग कनेक्ट करके इनको याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, फलों के उत्पादन से संबंधित है तो कैसे याद रखोगे, हॉर्टिकल्चर, हार्ट, दिल से संबंधित है, भाई दिल के लिए तो फ्रूट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे यू गैस कैन कनेक्ट, है ना। अगला देखिए पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है किसके लिए, मछली पालन के लिए। कृषि के अंतर्गत मछली पालन भी है, मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मैंने आपको बताया हुआ था, नोट कीजिएगा इसको। नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति, एक सेकेंड, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है, और पिसीकल्चर के अंतर्गत कहीं ना कहीं इसी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, मछली पालन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सिल्वीकल्चर, अगला है आप लोगों का सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, अब सिल्वीकल्चर में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित मामला आता है। सिल्वीकल्चर में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है ना, चाहे वन है, जंगल है, और कोई भी पेड़ पौधे हैं उसी संबंधित कोई वन्य जीव हैं उनसे संबंधित, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये आपसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसी का आगे आप लोग नोट करके लिखेंगे, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था, 1972। कब आया था, 1972। ठीक है, 1972। और डेट कई बार इसकी पूछ ली जाती है, तो वो डेट आप याद रखेंगे, 9 सितंबर 1972। 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। अब ये डेट कैसे याद रखोगे भाई, 9 से 9वां महीना, 9 से 9वां महीना, भाई सितंबर 9वां महीना होता है, और उसके बाद 1972। क्लियर है जी? तो वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपको लोगों को डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत इनके संरक्षण के बारे में बात की गई है। अगला देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है। सेरीकल्चर ये पूछा गया था आपके लेखपाल की भर्ती की परीक्षा में 2015 में। ठीक है, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट पालन से है, जहाँ पे शहतूत के पौधे उगाए जाते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, ताकि उन पे जो कीड़े लगते हैं, शहतूत जो रेशम को निकालते हैं, उनका कहीं ना कहीं पालन किया जा सके, रेशम कीट पालन, है ना। तो एक प्रश्न क्या आता है कि शहतूत पे जो कीड़े लगते हैं
उनके किस भाग से रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक पॉइंट बना के लिखिएगा इसी के साथ में। लिखेंगे रेशम कीटों के रेशम कीटों के लार्वा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है, लार्वा से, जो कीटों से जो लार निकलती है उससे कहीं ना कहीं रेशम को प्राप्त किया जा रहा है। और जब इसका पालन किया जाएगा तो किसके अंतर्गत आएगा गाइस, ये आएगा, आपको ध्यान रखना है, सेरीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है। अगला देखते हैं विटीकल्चर। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर, अब ध्यान रखिए, जहां पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट कर लिया होगा। जहां पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय जलवायु, वो रसदार फलों की खेती के लिए, रसदार फलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। रसदार फलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण। भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व में कई जगह पाई जाती है, जैसे अगर हम लोग पश्चिमी देशों की बात करें, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया यानी आपका ओशनिया महाद्वीप है, वहाँ देखने को मिलती है। और जहाँ पे भी ये भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी, वहाँ पे रसदार फलों की खेती होगी, अंगूर हो गए, है ना, और भी जो रसदार फल हैं उनकी देखने को मिलती है। उसके साथ में जहाँ ये देखने को मिलेगी वहाँ पे शराब का उत्पादन अधिक हो जाता है, वहाँ पे शराब का उत्पादन अधिक हो जाता है। तभी आपने देखा होगा विदेशों में शराब पीना एक आम बात रहती है ना। तो कहीं ना कहीं रसदार फलों की खेती का संबंध कौन सी जलवायु से है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है। और इसका संबंध किससे, रसदार फल मतलब अंगूर, आप कह सकते हैं अंगूर की खेती। अंगूर की खेती किस प्रकार की जलवायु में संभव है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में। ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कि भूमध्य सागरीय जलवायु यानी भारत की जलवायु के विपरीत, भारत की, दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे इसमें आप लोग, भारत की जलवायु के विपरीत, यानी अगर भारत में सर्दियां हैं तो जहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहां पे क्या होगी, अगर यहाँ सर्दी है तो वहां गर्मी होगी, अगर यहाँ गर्मी है तो वहां सर्दियां होंगी। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न क्या आया वो समझिए, कि भारत में क्रिसमस अगर सर्दियों में मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाएगा। देख रहे हैं, ये प्रश्न कहीं ना कहीं कैसे कनेक्ट करके पूछा, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको ये प्रश्न, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट अगर आपके डेवलप हैं तो आप लोग ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकाल पाएंगे। पूछा क्या गया कि भारत में क्रिसमस मनाया जाता है सर्दियों में, तो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाएगा, गर्मियों में। क्यों, क्योंकि भारत की जलवायु के विपरीत होती है भूमध्य सागरीय जलवायु, और कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, आपका अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र हो गए, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत क्षेत्र है भूमध्य सागरीय जलवायु, नॉर्थ अमेरिका में भी कई जगह देखने को मिलती है। ठीक है। अब विटीकल्चर, अब जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, रसदार फल यानी अंगूर, अंगूर की जहां खेती होगी उस उत्पादन होगा, वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, विटीकल्चर। अंगूर की खेती और अंगूर के उत्पादन के लिए जो भी खेती की जा रही है, कृषि की जा रही है, वो सारा का सारा आपका विटीकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं गाइस। ठीक है, कृषि से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। अगला है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर, देखिए जो वर्मीकल्चर है इसके अंतर्गत केचुआ पालन किया जाता है। अब केचुओं को क्यों पाला जा रहा है जरा ये समझिए, है ना। देखिए इसमें संबंधित एक प्रश्न क्या आता है, किसान का मित्र, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है केचुआ। केचुआ, केचुआ आपने देखा होगा। अब इसको किसान का मित्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब किसान अपने खेत में हल चला रहा है या ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा है तो जो भी केचुए उसमें मरते हैं, मर जाते हैं, वो मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी उसको उपजाऊ बना देते हैं, है ना। इसलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। और जहां इसका पालन किया जा रहा है, यानी इसको
इसकी उसको संभाला जा रहा है, केचुआ पालन, इसका संबंध किससे है, वर्मी कल्चर। तो टोटल हमने 15 प्रकार आप लोगों के लिए रखे हैं। एक कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो कृषि के प्रकार से संबंधित मैं चाहूंगा इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के कहीं से भी प्रश्न आपके सामने देखने को आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है मृदा के प्रकार। अगला पॉइंट है आपके सामने मृदा के प्रकार, ठीक है। देखिए ये मृदा टॉपिक में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मृदा कहीं ना कहीं कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण आप देखेंगे इसके लिए आवश्यक है। तो मृदा के प्रकार के संदर्भ में आप लोग समझेंगे ऊपरी मृदा और अवमृदा। अब ऊपरी मृदा किसको बोला जा रहा है, यानी मृदा का जो ऊपरी आवरण है, ऊपरी लेयर है। मृदा टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल इसको समझें कि मृदा का जो ऊपरी आवरण है उसको हम लोग कहीं ना कहीं ऊपरी मृदा के नाम से जान रहे हैं। और इसी में ही ऊपरी मृदा में ही कृषि के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उसी में देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आपसे बात की जाए तो मृदा जो है कई संस्तर में बटी होती है। मृदा जो है कई संस्तर में बटी है, यानी जो ये वाला हिस्सा है ये कहीं ना कहीं ऊपरी मृदा कहा जा रहा है, और यहीं पे पौधों की जड़ें भी रहती हैं। यानी आप लिखेंगे इसमें एक पॉइंट, मृदा का ऊपरी आवरण, मृदा का ऊपरी आवरण कृषि योग्य मृदा, कृषि योग्य मृदा यानी कृषि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जिसमें मिलते हैं उसी को हम लोग ऊपरी मृदा के नाम से जानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप मेंशन करेंगे ऊपरी मृदा में कि ऊपरी मृदा का वह आवरण, ऐसे लिखिएगा, ऊपरी मृदा का वह आवरण जो कृषि योग्य और उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, उसे ऊपरी मृदा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप लोग पॉइंट बना के मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मृदा के प्रकार में अवमृदा। अगला लिखिएगा अवमृदा। अब अवमृदा किसको बोल रहे हैं भाई, ऊपरी मृदा तो नाम से पता लग रहा है उसके ऊपर का हिस्सा। अवमृदा बोल रहे हैं मृदा का नीचे वाला हिस्सा, है ना। यानी देखिए मृदा का निचला आवरण, मृदा का निचला आवरण जिसको अवमृदा के नाम से जाना जाता है। अब ऊपरी मृदा में तो पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन जो अवमृदा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो पोषक तत्वों के अभाव से भरपूर रहता है, यानी पोषक तत्व उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अवमृदा यानी मृदा का निचला आवरण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी इसमें देखने को मिलती है, इसको हम लोग अवमृदा के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर रहे हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसके अंतर्गत कि मैं याद कैसे रखूं। ठीक है, किताबों में देखते हैं आप लोग, कई जगह देखते हैं आप लोग, लेकिन भूल जाते हैं एग्जाम हॉल तक। तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि एक प्रश्न तो यहाँ से 100% है। एक प्रश्न का मतलब एक नंबर है कि नहीं है, और एक एक नंबर भारी होता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, हेडलाइन डालिएगा, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, जिसमें आप लोग खरीफ फसल, रबी फसल, जिसमें आप लोग बात करेंगे खरीफ फसल और रबी फसल और जायद फसल, मुख्य रूप से 3 फसलें हैं, 3 फसलों के प्रकार है। और यहीं से बार बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी रबी फसल है, कब बोई जाती है, क्या इनकी महत्ता है। इस तरीके के प्रश्न कहीं ना कहीं इस सेगमेंट से आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, खरीफ की फसल। इस फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अब कैसे याद रखोगे खरीफ फसल, इसको ऐसे कनेक्ट कीजिएगा, खरीफ मतलब खराब हो जाने वाली फसल। और खाना कब खराब होता है, जब गर्मियां पड़ती हैं। भाई गर्मियों में तो खाना ज्यादा देर तक आप बचा के नहीं रख सकते हैं, तो गर्मियां कब शुरू होती हैं, जून जुलाई में ही, ऐसे याद रखेंगे। तो जून जुलाई में इसकी बुआई कर दी जा रही है खरीफ की फसल। इतना कनेक्शन बना देना आपको याद रखने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब इसकी कटाई कब की जाएगी, अक्टूबर के महीने में। जैसी सर्दियां शुरू होंगी इसकी कटाई कर दी जाएगी अक्टूबर माह में। अभी मैं इससे संबंधित एक चार्ट बना दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है। भाई जून जुलाई में ही वर्षा शुरू हो जाती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता है और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो वर्षा शुरू हो जाएगी। ये आपकी ज्योग्राफी सेगमेंट के टर्म्स हैं जो आप लोग भूगोल विषय में पढ़ते हैं।
तो वर्षा ऋतु की फसल के नाम से किसको जाना जाता है? खरीफ फसल। ध्यान रखिएगा, इस फसलों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। भाई जब वर्षा होगी जाहिर सी बात है अधिक जल आएगा ही आएगा, तो अत्यधिक जल की आवश्यकता किस प्रकार की फसलों को होती है? खरीफ फसल। तो इसमें मेंशन करेंगे इन फसलों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके उदाहरण ही पूछता है, उदाहरण पूछता है, फैक्चुअल प्रश्न भी आ जाते हैं। तो जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। ठीक है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। खरीफ फसल के बारे में इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और यहीं से बार बार प्रश्न आते हैं। खरीफ फसल मतलब खराब हो जाएगी जून जुलाई, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला है रबी फसल। अब इसको कैसे याद रखोगे? रबी यानी रब, रब यानी भगवान। अक्टूबर मंथ को भगवान का महीना भी कहा जाता है, मंथ ऑफ गॉड। यानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अक्टूबर से ही कहीं ना कहीं जितने भी त्यौहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप याद रख पाएंगे, याद रखने के लिए ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मैं चाहता तो इसको बता के आगे भी चल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल तक भी पहुंचाना है आप लोगों को। ठीक है, तो रब यानी रब की फसल, और रब का महीना कब शुरू होता है? अक्टूबर। यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। यानी इस फसल को, यह फसल कौन सी? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और कटाई कब हो जाती है? मार्च में। मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। अब रबी की फसल की बुआई करते समय, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रबी की फसल की बुआई करते समय बीजों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के बीजों को कम तापमान की आवश्यकता होती है? भाई रबी की फसल को, क्योंकि सर्दियों में ही कम तापमान होता है कि नहीं है? ऐसे आपसे प्रश्न आ सकते हैं। और पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्च तक तापमान बढ़ने लगता है। तो ये आपकी कौन सी फसल हो जाएगी? रबी फसल। अब इसके उदाहरण, अब मुख्य खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? कई फसलें आती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे गेहूं, सरसों, जौ, आलू, चना। अभी आप लोग जैसे सर्दियां चल रही हैं तो चने का साग वगैरह, चने देखते होंगे, उसकी जो पत्तियां होती हैं, साग बनता है उसका, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करेंगे, गेहूं, सरसों, जौ, आलू, चना और मटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जायद की फसल। अब इसको कैसे याद रखोगे? भाई दो याद हो गई आपको, रबी खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जा रही है क्योंकि खराब हो जाएगी, गर्मियों में बो दो। उसके बाद रब की फसल अक्टूबर को मंथ ऑफ गॉड कहते हैं, वहां से शुरू होगी, मार्च में काट ली जा रही है। अब जब मार्च में उसको काट लिया गया तो बोया भी तो जाएगा, तो मार्च में बोया जाएगा आपका जायद की फसल। दो याद हो गई, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जायद की फसल मार्च या फरवरी मार्च में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, और कटाई कब की जाएगी? मई जून में। भाई जून जुलाई में तो हमें खरीफ फसल बोनी है, तो उससे पहले हम लोग इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, और इन फसलों को अत्यधिक तापमान और अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अधिक टेम्परेचर चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, और प्रकाश यानी लाइट पूरी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना आकार प्रकार ले सकें। अब इसको याद कैसे रखोगे? कौन सी फसलें हैं? भाई जो भी आपका ज़्यादा खाने का मन करे, गर्मियों में आप लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहो, है ना। तो जायद की फसल कौन सी है आपको ध्यान रखना है? तरबूज, खीरा, ककड़ी, ककड़ी भी मेंशन कर लीजिए, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खरबूजा, उसके बाद खीरा, ककड़ी आदि। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो आपकी जायद की फसल कब बोई जाएगी आपको ध्यान रखना है, फरवरी मार्च में बो दी जा रही है। ये पॉइंट आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग नोट कीजिए और बस उसी को बार बार देख के कनेक्ट करके उसको याद रख लेंगे। चलिए मैं यही बना दे रहा हूँ इसको, चार्ट को। एक तरफ लिखिएगा खरीफ, शॉर्ट में लिखेंगे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, बस मैं इसको बुआई और कटाई लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, बुआई और कटाई। खरीफ फसल खराब हो जाएगी जून जुलाई, जून
जुलाई। कटाई कब हो जाएगी? अक्टूबर महीना, मंथ ऑफ गॉड शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में कटाई हो जाएगी। ठीक है। बुआई कब होगी रबी की फसल? मंथ ऑफ गॉड अक्टूबर, अक्टूबर में इसकी बुआई हो जाएगी। और इसको यानी कटाई कब हो जाएगी रबी की फसल की? जैसे ही आपका गर्मी शुरू होने लगेगी, मार्च, क्योंकि अत्यधिक तापमान चाहिए। जायद की फसल कब बोई जाएगी? आपको ध्यान रखना है, मार्च में बो दी जाएगी। और इसकी कटाई कब होगी? क्योंकि अब हमें खरीफ की फसल बोनी है, तो जून में इसकी कटाई हो जाएगी। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक फसल के प्रकार को हमें और देखना है, जहां से प्रश्न आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आप लोगों का नकदी फसल। अब नकदी फसल का मतलब क्या है कि आपने उसको बोया, मार्केट में ले गए, बेचा, तुरंत नगद पैसे ले लिए, जिसकी डिमांड अधिकांश रहती है। अब देखिए, नकदी फसल यानी किसान के द्वारा जिस फसल का उत्पादन उसे बेचकर धन कमाना और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उनको नकदी फसल के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। जैसे गन्ना नकदी फसल है, कपास, तंबाकू, है ना, ये सब क्या है? नकदी फसल के उदाहरण है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है। सो गाइस, ये था आपका आज का कार्यक्रम। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और याद भी रख पाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जा भी पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फसलों की किस्मों के ऊपर, कि कौन कौन सी फसल की किस्में हैं, कौन कौन से आंकड़े हैं उससे संबंधित, कृषि से संबंधित क्या कोई आंकड़ा, क्या कोई योजना से संबंधित कोई मामला सामने आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया पूसा रसराज, पूसा बोल्ड, ये किस फसल की किस्म है? तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस सेगमेंट को शुरू करेंगे जहां पे हम लोग फसलों की किस्म को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।